आशा भोसले भारतीय मौसीकी की तारीख का वो बेमिसाल नाम जिन्होंने अपनी आवाज़, मेहनत, जिद्दत और गैर मामूली फनकाराना सलाहियत के जरिए तकरीबन 8 दहाइयों तक न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आलमी मौसीकी की दुनिया पर अपनी गहरी और देरपा छाप कायम रखी। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी अजीम दास्तान है जो बचपन की सख्तियों, ख़ानदानी मुश्किलात और जद्दोजहद से शुरू होकर आलमी शोहरत, बेशुमार कामयाबियों और मौसीकी की बुलंदियों तक पहुंचती है। 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में आशा भोसले एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां मौसीकी उनकी रगों में खून की मानंद शामिल थी। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक अजीम क्लासिकल गुलकार और थिएटर आर्टिस्ट थे, मगर उनके इंतकाल ने कम उम्री में ही पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी और इसी लम्हे से आशा भोसले ने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी और मौसीकी को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लिया। वो अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मुंबई आईं, जिन्होंने जल्द भारतीय फिल्मों में पसे पर्दा गायकी के मैदान में अपनी जगह बना ली। लेकिन आशा भोसले के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना और अपनी जगह बनाना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त लता मंगेशकर भारतीय मौसीकी की सबसे बड़ी और मजबूत आवाज़ बन चुकी थी। इसी वजह से आशा को इब्तिदा में कम अहम फिल्मों, कोर्स गानों और साइड प्लेबैक तक महदूद रखा गया। लेकिन उन्होंने इस सूरत हाल को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, इसे अपनी तरबियत और सीखने का मौका समझा। वो मुसलसल अपनी आवाज़, टेक्निक और अंदाज को बेहतर करती रही और आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई। उनके कैरियर का असल और फैसला कुन मोड़ इस वक्त आया जब उन्होंने मौसीकार ओपी नेयर के साथ काम शुरू किया। ओपी नेयर ने पहली बार उनकी असल सलाहियत को पहचाना और उन्हें ऐसे गाने दिए जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की गुलकाराओं में शामिल कर दिया। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जहाँ, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, और जाइए आप कहाँ जाएंगे, जैसे गानों ने उन्हें एक नई शनाख्त, एतमाद और शोहरत दी। इसी दौर में उनकी आवाज़ में ख़ास चमक, तवानाई और खुद एतमादी पैदा हुई जो उन्हें बाकी गुलकाराओं से मुमताज़ करती थी। 1960 और 70 की दहाई उनके कैरियर का सुनहरी दौर साबित हुई, जब उन्होंने मौसीकार आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर भारतीय फिल्मी मौसीकी में एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया। इस दौर में मौसीकी रवायती दायरे से निकलकर जाज, पॉप, डिस्को और जदीद तजर्बात की तरफ बढ़ रही थी और आशा भोसले इस तब्दीली का सबसे अहम चेहरा बन गई। इस दौर में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ओ हसीना जुल्फों वाली और ये लड़का हाय अल्लाह जैसे गानों ने उन्हें लाजवाब शोहरत बख्शी। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हर अंदाज में खुद को मुकम्मल तौर पर ढाल लेती थी, कभी नरम रुमानवी अंदाज में, कभी तेज़ रफ्तार डांस नंबर्स में और कभी जदीद और तजर्बाती धुनों में। वो हर जगह अपनी अलग पहचान कायम करती रही। 1980 की दहाई में उनके फ़न में मज़ीद गहराई और पुख्तगी आई। ख़ास तौर पर फिल्म अमराओ जान अदा ने उनके कैरियर को एक नई बुलंदी दी। इस फिल्म के गानों दिल चीज़ है क्या, इन आंखों की मस्ती के मैखाने हज़ारों हैं और ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पॉप या कमर्शियल म्यूज़िक की गुलकारा नहीं बल्कि क्लासिकल और नीम क्लासिकल मौसीकी में भी मुकम्मल महारत रखती थी। इस दौर में उनकी आवाज़ में जज्बाती गहराई और नरमी इस हद तक बढ़ गई थी कि हर सुनने वाला बराह रास्त मुतासिर होता था। 1990 और 2000 की दहाई में भी आशा भोसले ने वक्त के साथ खुद को बदलते हुए मौसीकी के नए रुझानात को अपनाया और नई नस्ल के साथ दोबारा मजबूत ताल्लुक कायम किया। फिल्म रंगीला के गानों रंगीला रे और दीगर ट्रैक से उन्हें नौजवान नस्ल में भी यकसा मकबूल कर दिया। बाद में फिल्म बंटी और बबली का गाना कजरारे उनके कैरियर का एक और संगे मील साबित हुआ, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इसी तरह लकी लिप्स जैसे जदीद गानों ने भी उन्हें नई नस्ल के करीब कर दिया और ये साबित किया कि वो वक्त के साथ ख़त्म होने वाली फनकारा नहीं, हमेशा ताज़ा रहने वाली आवाज़ हैं। आशा भोसले ने अपनी ज़िंदगी में उर्दू समेत 20 से ज़ायद ज़ुबानों में हज़ारों गाने गाए। उनके रिकॉर्ड करदा गानों की मजमूई तादाद 12,000 के करीब बताई जाती है, जो उन्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली गुलकाराओं में शामिल करती है। उनके गानों में हर तरह के जज्बात शामिल हैं, मोहब्बत, जुदाई, खुशी, रक्स, उदासी और ज़िंदगी की गहरी हकीकतें, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ हर नस्ल के दिलों में आज भी जिंदा है।
آشا بھوسلے کی ذاتی زندگی بھی اتنی ہی جذباتی اور پیچیدہ رہی جتنی ان کی پیشہ ورانہ زندگی۔ کم عمری کی شادی، خاندانی مشکلات اور بعد میں زندگی کے مختلف نشیب و فراز نے ان کی شخصیت کو مزید مضبوط بنایا۔ ان کا تعلق آر ڈی برمن کے ساتھ صرف موسیقی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی تخلیقی ہم آہنگی تھی جس نے بھارتی موسیقی کو بے شمار لازوال گانے دیے اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ان کے خاندان میں ان کی پوتی زانائی بھوسلے بھی موسیقی کے شعبے سے وابستہ ہے اور اس وراثت کو آگے بڑھا رہی۔ آشا بھوسلے کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں طبیعت خراب ہونے پر ممبئی کے برج کینیڈی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انہیں سینے کے انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں بعد ازاں ان کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ان کا انتقال متعدد اعضاء کے کام چھوڑ دینے کے باعث ہوا۔ آشا بھوسلے کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر سب سے پہلے ان کی پوتی زانائی بھوسلے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی دادی کو شدید تھکن اور سینے کے انفیکشن کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے مداحوں سے دعاؤں اور پرائیویسی کی درخواست بھی کی تھی۔ بعد میں ان کی حالت بگڑنے کی خبر نے پوری دنیا کے مداحوں کو افسردہ کر دیا۔ آج اگرچہ آشا بھوسلے اس دنیا میں موجود نہیں رہی، مگر ان کی آواز ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کے گائے ہوئے گانے صرف موسیقی نہیں، بلکہ ایک مکمل دور، ایک تہذیب اور ایک احساس ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اصل فنکار وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا ہے مگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آشا بھوسلے بھی ایسی ہی سنگر تھیں جو جب تک حیات رہیں موسیقی سے جڑی رہیں۔ انہوں نے گزشتہ کئی سال سے انڈیا کے مختلف چینلز پر میوزک شوز میں بطور جج شرکت کی، جہاں نوجوان سنگر کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرتی بلکہ خود اسٹیج پر پرفارم کرتی۔ آشا بھوسلے کا وجود دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوا ہے، لیکن ان کی تادیر رہنے والی آواز دلوں میں زندہ رہے گی اور ان کا نام موسیقی کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔